ना हिम्मत हारना है, ना पीछे मुड़कर देखना है। ठोकरें बहुत आएंगी जिंदगी में, बस उन्हें पार करके आगे बढ़ना है, बस उन्हें पार करके आगे बढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अनसोल्ड पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे और हम सोल्व कर रहे थे 2013 में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी एमसीक्यूज बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सोल्व कर रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट में आपने 10 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चन जो बचे थे उनको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हमारे इस अनसोल्ड पेपर का ये 11वां क्वेश्चन है। आपको एक अभिक्रिया दे रखी है और बताना है आपको निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप पहले खुद से ट्राई करें और बेटा फिर मैं आपको कराता हूं। देखो बेटे, बहुत ध्यान समझना, मैंने ये रिएक्शन यहां पे लिख दी है। अगर आपसे ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आता है तो आप इस रिएक्शन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखो, फिर भी मैं आपकी हेल्प करता हूं। बेटा, इस पर कोई चार्ज है? सर, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है। जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। इस पर कितना चार्ज है? सर, +3। तो बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +3 है। सही। आप देखो, ये O2 है, इस पर कोई चार्ज है? सर, नहीं है। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। और यहां पर कितने हैं? -2 चार्ज है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। इतनी बात समझ में आ गई? देखो, अगर जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है वहां पर होगा ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है वहां होगा अपचयन। देखो भाई, 0 से +3 हो गई तो यहां पर हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। इतना तो याद रहेगा। सही। अब देखो, यहां पर 0 से -2 हो गई तो घट रही है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा रिडक्शन, बोले तो अपचयन। समझ गए? देखो, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, समझ लो वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी बताता हूं अभी आपको। इसे कहते हैं अपचायक पदार्थ। क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ। सही। जिसका रिडक्शन हुआ है वो कौन होगा? वो होगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। सही है। अच्छा, अब बात सब समझ में आ गई। अब ऑप्शन पढ़िए आप। पहला ऑप्शन कहता है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अभी अपचयन भी हो रहा है, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। उसके बाद कहता है दूसरा क्वेश्चन कि धात्विक आयरन एक अपचायक है। जी भाई साहब, बिल्कुल। धात्विक आयरन जो है हमारा Fe, वो एक अपचायक पदार्थ है। फिर वो कहता है Fe3 एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, Fe3 पॉजिटिव। बेटा देखो, इसका इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अगर मैं यहां से यहां देखूंगा तो क्या होगा? अपचयन होगा। भाई, यहां से अगर यहां देखूं तो क्या होगा? अपचयन होगा। तो जब यहां से यहां को इसका अपचयन हो रहा है तो फिर ये कौन होगा? एक ऑक्सीकारक पदार्थ होगा। ये बात भी हमारी ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फोर्थ ऑप्शन कहता है कि धात्विक आयरन Fe3 पॉजिटिव में अपचयित हुआ। नहीं 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 नहीं। देखो, इसका इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है ना, तो ये Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीकृत हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकृत, बोले तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और O2 जो है वो O2 नेगेटिव में, जो O2 जो है वो O2 नेगेटिव में क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। ये इसमें अपचयित बोले तो रिड्यूस्ड हुआ है, और ये इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीकृत, बोले तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वही सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था? कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेटा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी आपको आगे भी मिलेगा जब हम आगे अनसोल्ड पेपर सोल्व करेंगे तो। सही। हमारा आता है 12वां क्वेश्चन। बेटा, सिंपल सा सवाल है। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है, इसमें 25 डिग्री सी और 1 atm। सही है।
अब देखो 13 क्वेश्चन है आपका, ये डी ब्लॉक से उठा कर रखा है यहाँ पर। चलिए इसे सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया, 13 आ गया। अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट, अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, और ये अम्लीय बोले तो H2SO4 प्लस, कहता है वो अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट बोले तो KMnO4 द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में उत्प्रेरक होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला याद है आपको, H2C2O4, इस पर तो हमने न्यूमेरिकल भी करा था, सही। चलिए मैं बेटा नीचे लिख रहा हूं, सही है, नीचे यहां पर, चलो सामने, चलो सामने लिख देता हूं। अब देखो रिएक्शन ना, पहले रिएक्शन बनाना सीख लो। देखो सिंपल है, देखो K से याद करो, KSO4 के साथ मिलाओ, बनेगा K2SO4। देखो KSO4 K2SO4 ऐसे याद रहेगी आपको, Mn फिर SO4 तो बन जाएगा MnSO4, सही। देखो H और O से बना, बचा दो, H ही O बचा तो बनेगा क्या, H2O, ऐसे रिएक्शन याद रहेगी आपको। ये ऑक्जेलिक है, ऑक्जेलिक अम्ल है, इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो रिएक्शन हो गई, बस बैलेंस रह गई, बैलेंस कर देता हूं मैं से। यहां 2 लगाओ, यहां 3 लगाओ, यहां पर 5 लगाओ, सही। Mn 2 थे, यहां पर 2 लगा दो, 2Mn4। ऑक्सीजन आपके यहां पर लगाओ 8, कार्बन कितना 10, यहां लगा दो 10। देखो देखना बैलेंस हो गई क्या, चेक करियो, हो गई बैलेंस वैसे तो। अब बेटा जो इसमें ना ये MnSO4 बना है, मैग्नीज सल्फेट जो बना है, यही इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। समझिए, खुद ही जो इसमें उत्पाद बना, ये प्रोडक्ट बना, यही उत्प्रेरक का कार्य करता है। समझ, जैसे अभिक्रिया हो रही होती है तो सामान्य गति होती है, और जैसे ही ये बनता है ना प्रोडक्ट में, उत्पाद में ये बन जाता है, तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसने एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया, तो जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। आपने कोई बाहर से इसमें उत्प्रेरक, कोई कैटेलिस्ट नहीं डाला, इसमें जो उत्पाद बना उसी ने ही अभिक्रिया की गति को बढ़ाया है, सही। तो ऐसे उत्प्रेरक को हम ऑटो कैटेलिस्ट कहते हैं। चलिए तो अब यहां पर देखो, उसने हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे काय में है, आयन के रूप में, तो हम इसका आयन बना लेना भाई। MnSO4 का आयन क्या बनेगा भाई, MnSO4 का आयन क्या बनेगा, इसे हटाऊंगा तो क्या बनेगा, Mn2 पॉजिटिव। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो ऑप्शन हमारा दूसरा बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। गन्ने के शक्कर अणुभार 342 का 5% विलयन पदार्थ X के 1% विलयन से समपरासरी है, पदार्थ X का अणुभार है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पहले खुद से ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा ये। चलिए आप मुझे सबसे पहले बताइए कि समपरासरी विलयन बोले तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और ये भी याद रखिए बेटा, इन विलयनों की सांद्रता समान होती है। बताइए इतनी बात समझ में आई। देखिए हमारे पास ये होता है परासरण दाब वाला फॉर्मूला, IV बराबर nRT। बेटा ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। इस पाई के स्थान पर क्या मिल सकता है, P मिल सकता है जो कि परासरण दाब है, और R के स्थान पर आपको S भी मिल सकता है लिखा हुआ। इससे हम बेटा फॉर्मूला बनाएंगे जो हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकेंगे आसानी से। देखिए V को मैं इसके बटे में ले गया, ये क्या है, मेरे मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदार्थ का भार या पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणु भार या मोलर द्रव्यमान, सही है। तो मैंने n के स्थान पर W/m रखा, तो मेरा क्या बना, W/m, सही है। मैं जानता हूं कि जो मेरे पास विलयन है वो आइसोटोनिक है, बोले तो समपरासरी विलयन है, तो उसके जो परासरण दाब होंगे दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो मेरे पास एक तो है गन्ने की शक्कर का 5% विलयन का परासरण दाब जो बराबर होगा, पदार्थ X के 1% बोले तो 1% विलयन के परासरण दाब के बराबर होगा। दोनों विलयन है, इनके परासरण दाब आपस में बराबर होंगे, सही। इसके लिए मैंने फॉर्मूला ये बनाया, उठा के मैंने यहां रखा, W1 V1 इंटू M1 RT, W2 V2 इंटू M2 RT। देखिए RT से RT तो यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे,
अब देखो यहां पर मान रखते हैं, इस 5% का मतलब समझो, इस 5% का मतलब होता है कि 5 ग्राम विलय 100 ml विलियन में घुले हैं। 5 ग्राम विलय 100 ml विलियन में घुले हैं। तो बेटा कितना आ गया, यहां पर 5 आ गया, भार जो आएगा विलय का 5 आ जाएगा, ml आपके आ जाएंगे 100, अणुभार आपको दे रखा है उसने 342। सही है, हमें ml को करना है लीटर में, तो हम इसकी भाग करेंगे 1000 से। जब हम इसे 1000 से भाग करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा कितना, 1000 से भाग करेंगे ऊपर 1000 आ जाएगा। चलिए फिर आगे करते हैं। देखिए 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब यही तो होगा कि 1 ग्राम विलय 100 ml विलियन में क्या है, घुले हुए हैं। सही है, जो हम बात कर रहे हैं वो W/V से कर रहे हैं। सही है, W/V आपको बताया था हम इसके बारे में। तो यहां आ जाएगा आपका भार 1 आ जाएगा, ml यहां पर कितना आएगा 100 आएगा, इसको लीटर में करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 आपके ऊपर आ जाएंगे। इसका अणुभार हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बोलिए, देखो इस 1000 से ये 1000 कट जाएंगे, इस 100 से ये 100 कट जाएंगे, बचा क्या आपके पास, यहां से बचा आपके पास 5, यहां से बचा 1 तो क्या बचा, और यहां बचा ये। सही है, तो हमारा बनेगा M2 = 342/5। जब आप इसे भाग दोगे तो बेटा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 68.4। सही है, क्या है अणुभार, तो ग्राम पर मोल, ये होगा ग्राम पर मोल। बताइए समझ में आ गई बात, तो 68.4। चलिए नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसे। चलें आगे, 15वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों सरलता से अभिक्रिया कर लेते हैं। चलिए आप जब तक खुद से ट्राई कीजिए, मैं यहां रिएक्शन लिखने की तैयारी करता हूं। देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम एसिटिल्डिहाइड को, जो कि इसका सामान्य नेम या कॉमन नेम है, और इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हमें दे रखा है उसने एसीटोन, जो कि इसका फेमस नेम है, और या हम इसे कह सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन या डाई मैथिल कीटोन। इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो CH3COCH3। बोलिए बात समझ में आ रही है? तो आपने पहचाना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सही होगा। अब जरा ध्यान सुनो मेरी बात, कि जो फेलिन विलियन है, शिफ अभिकर्मक है, टोलन अभिकर्मक है, ये तीनों अभिकर्मक एसीटोन से कोई रिएक्शन नहीं करते, और ये एसिटिल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। अगर फेलिन विलियन रिएक्शन करता है एसिटिल्डिहाइड से, तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप आपको प्राप्त होगा, और शिफ अभिकर्मक एसिटिल्डिहाइड से क्रिया करता है तो आपको पिंक कलर प्राप्त हो जाएगा, और टोलन अभिकर्मक एसिटिल्डिहाइड से क्रिया करता है तो हमें रजत दर्पण, बोले तो सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, कि जो इन तीनों से रिएक्शन कर सकता है। सही, मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, कभी इन फ्यूचर आपसे वो रिएक्शन पूछ सकता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम मान लेंगे RMgX, मान लिया। चलिए देखो, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोले तो वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। तो इस पर आगा आपका डेल्टा नेगेटिव, इस पर आगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर आगा डेल्टा नेगेटिव, और इस पर आगा डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दीजिए, इससे इसे मिलाइए, इससे इसे मिलाइए। चलिए इतना काम करते हैं। लो भाई मिला दिया सर, यहां H आ गया यार, H आ गया, सही है। और यहां पर लगा दीजिए R, यहां O, और यहां पर MgX। इसके बाद इसका बेटा आप करोगे जल अपघटन, अम्लीय जल अपघटन। मैंने इसको लिखा इस तरह से, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ऐसे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। मिला दो नेगेटिव पॉजिटिव को, तो हमारा बन जाएगा सर CH3HR, और ये आ गया आपकी एल्कोहल बनी है। सही है, अब ये कौन सी एल्कोहल बनी है मुझे बताना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बनी। मैंने रिएक्शन आपको करके दिखा दिया, MgOX और यहां पर X है। सही है, देखो ये वाली रिएक्शन आप खुद से ट्राई करना। क्या करोगे, देखो यहां पर H है ना,
यहाँ पर H है तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, इसके स्थान पर CH3 आ जाएगा। तो जहां H है वहां कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, जहां H है वहां कौन है, CH3 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन आप खुद से ट्राई करेंगे। सही, तो इसका सही ऑप्शन है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से ये दोनों रिएक्शन करते हैं। और मुझे बताओ कि ये रिएक्शन करके कौन सी अल्कोहल देता है, 1 डिग्री अल्कोहल देता है, 2 डिग्री अल्कोहल देता है या 3 डिग्री। और ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करने के बाद हमें कौन सी अल्कोहल देता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये आप मुझे बताना। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमें बताना है कि X क्या कौन है इसमें। देखिए बहुत ध्यान समझो, यहाँ ये लिख रही है बेंजीन, कौन है ये, बेंजीन है। मैं इसे ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख सकता हूं मैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो आप, बेंजीन है। और हम इसका क्या करा रहे हैं, नाइट्रीकरण करा रहे हैं, बोले तो नाइट्रेशन करा रहे हैं। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट बोले तो सांद्र। तो हम क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि नाइट्रीकरण में जो हमारा फैक्टर बनता है, कारक बनता है, उसका नेम क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये उठकर इसके ऊपर आएगा। तो ये जो बना आपका इस समय कि बेंजीन रिंग पर लग गया आकर NO2, इसे बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद देखो आप इसका करा रहे हो हैलोजनीकरण, बोले तो हैलोजिनेशन करा रहे हो। और यहां पर आप साथ में ले रहे हो हैलोजन वाहक, हैलोजन कैरियर। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, देखो जो आपका NO2 ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिक ग्रुप होता है कि आने वाले समूह को ये कहां भेजेगा, मेटा पर भेजेगा। कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन पर। सही बेटा, देखिए इस तरह से आपका Cl यहां पर आ गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, इतनी हेल्प मैंने आपकी कर दी। नंबरिंग और कर दूं, देखो 1 2 3। अब बता दो क्या होगा। तो अब ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल ठीक है, जिसमें क्या दे रखा है 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखो ये क्या बनी, क्लोरोबेंजीन, और ये इसकी पोजीशन थर्ड पर है तो इसका नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। सही है। अगर देखो तो Cl से जो NO2 है वो मेटा पोजीशन पर है तो इसका एक नेम और बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या दे रखा है, सबसे अधिक परासरण दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का है। आपके पास पहला ऑप्शन ग्लूकोज है, दूसरा यूरिया है, तीसरा सुक्रोज है और चौथा आपके पास क्या है, पोटेशियम सल्फेट। बताइए क्या होगा। इस तरह के सवालों करने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए किसका आयनन होता नहीं होता। देखो इसका आयनन नहीं होता तो इसके लिए वांट हाफ गुणांक 1 होगा, इसका भी आयनन नहीं होता तो इसके लिए भी वांट हाफ गुणांक 1 होगा, इसका भी आयनन नहीं होता तो इसके लिए भी वांट हाफ गुणांक 1 होगा। सही है। अब पोटेशियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4, जो कि एक कौन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रबल वैल्यू अपघट्य है। तो इसका आयनन हो जाता लगभग 100% मानते हैं पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। बताओ कितने आयन बने, 2 आयन ये हैं, एक ये बना। तो यहां I की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो सबसे ज्यादा I की वैल्यू किसमें है, इसी में है। तो बस समझ लो सबसे ज्यादा परासरण दाब भी इसी का ही होगा, क्योंकि बेटा परासरण दाब कौन है, एक अणु संख्या गुणधर्म है। कौन है, अणु संख्या गुणधर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं वो कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस संख्या में, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर कणों की संख्या ज्यादा है तो अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। यहां पूछा आपसे परासरण दाब, तो परासरण दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर आपको I का मान 3 मिला है, विलयन तो सेम था ना 10% का। चलिए आपका 18वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। देखो भाई, किसी कार्बन पर अगर इस तरह से लिखा आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं ये मुक्त मूलक है। क्या है, मुक्त मूलक। समझ लो, अगर किसी कार्बन पर ऋणात्मक चिन्ह आएगा, ऋणात्मक, तो उसे हम कहते हैं कार्बेनियन या कार्ब एनायन। समझ गए। और तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, लुईस एसिड, जिसका अष्टक पूर्ण ना हो, जिसके
बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हो उसे हम कहते हैं लुईस एसिड, या उस पर धनात्मक चिन्ह हो, जैसे ये है, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन, कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन है, एक लुईस एसिड है, सही है, एक लुईस अम्ल है। कार्बोनियम आयन, जिस कार्बन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऋण आवेश पूछा ना, तो हमारा ये वाला सही होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, सही है, कार्बोनियम। 19वां सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, 2013 का लास्ट सवाल है। शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सा इसका आंसर है, आंसर इसका 3rd, क्या नाम है इसका, ग्लाइकोजन। तो ये थे 2013 के वो सभी क्वेश्चन जो हमने 2 पार्ट में कंप्लीट करे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बेटा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।